वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ डिफेंस एकेडमी। मेरा नाम तरुण शर्मा है और भाई मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। जो मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए होती है, ठीक है। सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए यूजफुल है ये, चाहे आप सब इंस्पेक्टर की बात करो, चाहे आप एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल या बैंकिंग सेक्टर की बात करो, सब जगह पर आपको ये हेल्पफुल रहेगी, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर कुछ बेसिक चीज़ों को हम लोग देख लेते हैं। आप चाहो तो इन चीज़ों के नोट्स भी बना सकते हो प्रॉपर, क्योंकि मैं सीक्वेंस में मेरे वीडियोस आएंगे, तो सीक्वेंस में जो मेरे वीडियोस आएंगे तो उनके आप अगर अच्छे से नोट्स बनाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे वो सारे नोट्स, ठीक है। चलो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं यहाँ पर इंग्लिश। इंग्लिश अपने आप में भाई होती क्या है, ये सभी लोग जानते हो कि ये तो अपने आप में एक लैंग्वेज होती है। इंग्लिश अपने आप में क्या होती है, इंग्लिश अपने आप में एक लैंग्वेज होती है, ठीक है। अच्छा, इस लैंग्वेज के बारे में यदि मैं बात करूँ तो इस लैंग्वेज के बारे में यदि मैं बात करूँ, कोई भी दुनिया की जो लैंग्वेज होती है वो लैंग्वेज एक्चुअल में उसका यूज क्या होता है लैंग्वेज का, तो आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि लैंग्वेज से, लैंग्वेज तो अपने आप में मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन, मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन, यानी कि भाषा तो एक माध्यम होता है, भाषा तो एक माध्यम होता है जिसके थ्रू हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। भाषा एक माध्यम होता है जिसके थ्रू हम एक्सप्रेस करते हैं। हम क्या एक्सप्रेस करते हैं, तो आपके मन में एक बात आई कि हम एक्सप्रेस करते हैं, अपने विचारों को एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपने आइडियाज को एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। फीलिंग्स हो गया, थॉट्स, आइडियाज, फीलिंग्स, अपने इमोशंस को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये वो सारे फैक्टर्स होते हैं जिनको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। लैंग्वेज एक माध्यम होता है जिसके थ्रू हम एक्सप्रेस करते हैं। क्या एक्सप्रेस करते हैं, थॉट्स, आइडियाज, फीलिंग्स, इमोशंस। अच्छा, अगर मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूं कि बताओ ये चारों के चारों कहाँ होते हैं, ये आपकी जेब में होते हैं या आपके माइंड में होते हैं, ठीक है। तो आप बोलोगे सर ये जेब वेब में नहीं होते, ये तो चारों की चारों चीजें हमारे माइंड में होती हैं। कहाँ होती हैं, हमारे माइंड में होती है चारों की चारों चीजें। अब इतनी बात आपको समझ में आ गई कि इंग्लिश अपने आप में भाषा हुई, और भाषा का मेन पर्पस क्या होता है, मेन मोटिव क्या होता है, ये एक माध्यम होता है जिसके थ्रू हम एक्सप्रेस करते हैं इन सारी चीज़ों को। हम लोगों से अपने विचारों को ही तो शेयर करते हैं, ठीक है। अब एक बात देखो, इंग्लिश अपने आप में एक लैंग्वेज हुई। कोई भी लैंग्वेज बनती कैसे है भाई, लैंग्वेज बनती है साउंड के थ्रू, साउंड से। अच्छा, किस चीज़ के साउंड के बारे में मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, अगर मैं बात करूँ किस चीज़ के साउंड के बारे में, तो 26 लेटर्स जो होते हैं, 26 लेटर्स जो होते हैं, उन्हीं के जो साउंड होते हैं, उन्हीं साउंड से हम लोग लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं। तो इन 26 लेटर्स को हम लोग बोलते हैं अल्फाबेट। इन 26 लेटर को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फाबेट। यानी कि ए से लेकर जेड तक, ए से लेकर जेड तक जितने भी अक्षर होते हैं, एक साथ जब आप ए से लेकर जेड तक के बारे में बात करोगे तो उसे हम लोग बोलते हैं अल्फाबेट, जिसे हिंदी में कहते हैं वर्णमाला। समझ में आया। यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज में कितने अक्षर होते हैं या कितने लेटर्स होते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में कितने लेटर्स होते हैं, तो आप बोलोगे 26 लेटर्स होते हैं, ठीक है। इसी तरह से हिंदी लैंग्वेज में, यानी कि हिंदी भाषा में कितने अक्षर होते हैं, तो आप बोलोगे सर 52 होते हैं। तो हर भाषा के अपने अपने अक्षर होते हैं। अब देखो, ए से लेकर जेड तक अलग अलग साउंड होते हैं, ए, बी, सी, डी, वाई, जेड, ये सब क्या है, साउंड ही तो है। इन्हीं के साउंड के बारे में तो हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इन 26 लेटर्स को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पहला हो गया यहाँ पे कौन सा, वॉवेल्स, दूसरा हो जाएगा यहाँ पर कॉन्सोनेंट्स। अच्छा, इसके बारे में बात करूं तो ए, ई, आई, ओ, यू, और ये हो जाएगा बी, सी, डी, ये वो सारी चीजें होती हैं। मैं साइड में हो जाता हूँ, आप इन सारी चीजों को अच्छे से नोट कर लो, वीडियो को पॉज करके ये सारी चीजें नोट कर लो, ठीक है। बेसिक चीजें हम लोग और देख लेते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो छोटी छोटी चीजें हमें पता होना चाहिए। लेटर होता क्या है, लेटर के बारे में यदि हम लोग बात करें तो लेटर होता है यूनिट ऑफ अ लैंग्वेज।
यूनिट ऑफ अ लैंग्वेज। किसी भी भाषा की जो इकाई होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेटर बोलते हैं। दूसरी बात अल्फाबेट, क्या होता है भाई अल्फाबेट। अल्फाबेट के बारे में बात करोगे तो ये हो सकता है ऑल द लेटर्स ऑफ एनी लैंग्वेज, ऑल द लेटर्स ऑफ एनी लैंग्वेज, यानी कि किसी भी भाषा के सभी लेटर्स के बारे में यदि आप बात करते हो तो वो क्या होता है अपने आप में अल्फाबेट, वर्णमाला जिसे बोलते हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन लिख देता हूं मैं दो। अच्छा देखो जरा, मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं। आई एम ट्राइंग टू लर्न अल्फाबेट या अल्फाबेट्स ऑफ इंग्लिश। अल्फाबेट का मतलब होता है वर्णमाला। किसी एक भाषा के बारे में यदि आप बात करोगे, किसी एक भाषा के अक्षरों के बारे में यदि आप बात करोगे, वर्णमाला के बारे में बात करोगे, तब तो अल्फाबेट लगाओगे। अलग अलग भाषाओं की वर्णमालाओं के बारे में बात करोगे तो अल्फाबेट्स लगा देना। तो यहाँ तो कितनी भाषा लिखी है, एक ही भाषा लिखी है, एक ही भाषा लिखी है तो फिर अल्फाबेट पर टिक लगा दो। दूसरा क्वेश्चन देखो, Rowan has been trying to learn alphabets of English, German, French। अब देखो फ्रेंच अलग भाषा हो गई, इंग्लिश अलग भाषा, जर्मन अलग भाषा, तो अलग अलग भाषाओं के बारे में बात करोगे तो अल्फाबेट्स को टिक करोगे। ठीक है, जब अलग अलग भाषाओं की वर्णमाला के बारे में हम लोग बात करेंगे तब आपको अल्फाबेट्स लगाना है। एक ही भाषा के बारे में बात करोगे तो अल्फाबेट लगा देना। ठीक है, चलो ये चीज भी आप लोगों को क्लियर हो गई। इसके बाद देखो, इसके बाद मैं आपको डिस्कस करता हूं सेंटेंस क्या होता है। अब मैं बात करूं यहां पर सेंटेंस क्या होता है, तो सेंटेंस अपने आप में जरा ध्यान से देखो। सेंटेंस होता है भाई मीनिंगफुल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। शब्दों का सही और सटीक अरेंजमेंट को ही हम लोग सेंटेंस बोलते हैं। लेकिन ये जो डेफिनेशन लिखी हुई है ये अधूरी है, ये अभी कंप्लीट नहीं हुई है। ठीक है, इसके साथ में मुझे एक चीज और लिखनी पड़ेगी जिसे हम लोग बोल सकते हैं कंप्लीट मीनिंग। इसे बोलते हैं हम लोग क्या, कंप्लीट मीनिंग। तो ध्यान रखना, सेंटेंस की जो डेफिनेशन होती है ना वो मीनिंगफुल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स हो सकती है, लेकिन इसके साथ में एक और चीज हमें ऐड करनी पड़ेगी, कंप्लीट मीनिंग। इन दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन ही सही डेफिनेशन बनाता है। ठीक है, किसी भी सेंटेंस में यदि मैं बात करूं, किसी भी सेंटेंस में क्या क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए, हो सकता है हेल्पिंग वर्ब मिल जाए आपको, हो सकता है आपको मेन वर्ब मिल जाए, और हो सकता है फिर आपको उसके आगे क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट मिलेगा। इसका मतलब दो चीजें तो होनी ही चाहिए, पहला सब्जेक्ट और दूसरा कौन सा होना चाहिए, वर्ब। इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपको सेंटेंस बता देगा। ये दोनों चीजें तो कंपलसरी है ही बिल्कुल किसी भी दुनिया के सेंटेंस में, अदरवाइज आप उसे सेंटेंस नहीं बोल सकते। ठीक है, एक छोटी सी बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मैंने इसको क्यों ऐड करवाया। ये डेफिनेशन तो है ही उसकी, इसे भी ऐड करवाया मैंने। अच्छा एक चीज लिखता हूँ मैं, आई किल्ड माई सेल्फ। ध्यान से देखना, सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब एक बार बताओ, आई किल्ड माई सेल्फ यानी कि मैंने खुद को मार दिया। एक बार बताओ जरा, जब मैंने खुद को मार दिया तो ये सेंटेंस बोला किसने होगा? जब मैंने खुद को मार दिया तो बोला किसने? ये सेंटेंस तो इसका मतलब क्या हो गया, गलत हो गया। अब ध्यान से देखो सेंटेंस को, मीनिंगफुल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, शब्दों
शब्दों का सही अरेंजमेंट है, हाँ भाई बिल्कुल अरेंजमेंट बिल्कुल सही है। अगर अरेंजमेंट सही है तो फिर तो ये सही हो जाना चाहिए ना सेंटेंस, फिर गलत क्यों हो रहा है? ये गलत इसलिए हो रहा है क्योंकि इसका मीनिंग सही नहीं निकल रहा है। आ रहा है समझ में? मीनिंग इसका गलत निकल गया। मैंने खुद को मार दिया, ठीक है भाई मैंने खुद को मार दिया, पर ये सेंटेंस बोलेगा कौन? जब मैं खुद को मार ही चुका हूं तो मेरी आत्मा निकलकर थोड़ा इस सेंटेंस को बोल देगी। इसका मतलब सेंटेंस क्या हो गया? गलत हो गया। तो ये बात ध्यान रखनी है आप लोगों को, ठीक है? तो सेंटेंस ध्यान रखना, मीनिंगफुल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स होता है, कंप्लीट मीनिंग, सेंटेंस में सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये सारी चीजें हो सकती हैं। और यानी कि दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो होनी ही चाहिए, सब्जेक्ट और क्या मिल सकता है मुझे? वर्ब मिल सकता है, ठीक है? तो अभी के लिए इतना काफी है। इतनी चीजें को आप लोग अच्छे से देखिए, इन चीजों को आप लोग पढ़ो।